नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 6 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और 7 से 8 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज 2 साइंस एंड टेक के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। एक टॉपिक था आपका, मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे सीधे सीधे, अ न्यू स्मार्ट बैंडेज रेजिंग द बार्स फॉर ट्रीटिंग क्रॉनिक वाउंड्स, और एक टॉपिक है इसमें आज आपका ऑब्जर्विंग ग्रेविटेशनल वेव्स। तो बेसिकली ऑब्जर्विंग ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिटिकल टू स्टडी द कॉस्मोस, और उसके साथ साथ न्यू स्मार्ट बैंडेज। ये दोनों टॉपिक्स ऑब्वियसली बात है आज के लेक्चर में नहीं कवर कर पाऊंगा, इसको मैं अपने मेंटरशिप कोर्स में कवर कर दूंगा। तो अभी के लिए हम लोग अपना एडिटोरियल और करंट अफेयर शुरू करते हैं। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ में ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर चुका हूं। मेरी वेबसाइट www.harshitdwedi.com के स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी अपडेट कर चुका हूं। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन नाम की ऐप भी आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। iOS वाली ऐप भी कुछ दिनों में लॉन्च हो जाएगी। अब वहां से मतलब शुरू कर सकते हो। मेंटरशिप कोर्स के बारे में मैं थोड़ा आगे आपको बताता हूं। फिलहाल के लिए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले एडिटोरियल से शुरुआत करेंगे। यहां पे बात हो रही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की। बेसिकली ऑथर यहां पे बताने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया डेफिनेटली एससीओ की मेंबरशिप से बेनिफिट कर रहा है, बट इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला नहीं है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है? देखिए यहां पे टाइटल ही डिमिनिशिंग रिटर्न है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब ये होता है कि जितना आपने एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज में, बिजनेस में, किसी मोडस ऑपरेंडी में इन्वेस्ट किया, उस हिसाब से आपको उसका रिटर्न नहीं मिला लॉन्ग टर्म में। इसको आप बोलते हो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। इसके हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग हुई, इनको होस्ट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। पहली बार इंडिया ने चेयर किया है समिट ऑफ रीजनल कंट्रीज को, मतलब इंडिया वाज द लीडर ऑफ दिस एससीओ समिट। इंडिया इस पर्टिकुलर एससीओ ग्रुप का मेंबर बना था 2017 में अलॉन्ग विद पाकिस्तान। अगर आप देखो तो ये एससीओ ग्रुप इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इसको यूरेशियन ग्रुप भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी कंट्री यूरोप में भी आती है, एशिया में भी आती है। बेसिकली अगर आप देखो तो अ थर्ड ऑफ द यूरोप के बाउंड्री पे आती है, क्योंकि जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है वो ऑलमोस्ट यूरोप की बाउंड्री पे पहुंच रहे हैं, इसलिए यूरेशियन है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। तो बेसिकली जो एससीओ ग्रुप है, थर्ड ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को फॉर्म करता है, फिफ्थ ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को फॉर्म करता है, अ फिफ्थ ऑफ द ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स को फॉर्म करता है, और 44% ऑफ द नेचुरल गैस रिजर्व्स को फॉर्म करता है। इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो दोस्तों, तो आज एक करंट अफेयर्स का भी आर्टिकल है जिसमें बताया गया ईरान इंडक्शन इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे भी एससीओ के बारे में बात की गई है। तो यहां पे भी एससीओ का एक बेस बताया गया कि भाई एससीओ को बिल्ड किया गया था शंघाई 5, जिसमें रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान थे। ठीक है ना। पोस्ट सोवियत एरा 1996 में ये लोग मिलके 5 कंट्रीज ने शंघाई 5 बनाया। टारगेट क्या था? रीजनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, बॉर्डर ट्रूप्स को कम करना, टेररिज्म को कम करना। 2001 में जो शंघाई 5 था, इसने उज्बेकिस्तान को इंक्लूड किया ग्रुप में, फिर ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इसकी 2 परमानेंट बॉडीज हैं, एससीओ सेक्रेटेरिएट बेस्ड इन बीजिंग, और एक है एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इन ताशकंद। मेंस गोल्स क्या है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के? स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट, नेबरलीनेस अमंग द मेंबर स्टेट्स, प्रमोटिंग देयर इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, making joint efforts to maintain and ensure peace, security and stability in the region, moving towards the establishment of a democratic, fair and rational new international political and economic order। ठीक है भाई। तो बेसिकली क्या बोल रहा है? अ न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर बनाना। अब जब न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर आप बनाओगे तो यूनाइटेड नेशंस की जो बादशाहत है, वर्ल्ड बैंक की जो बादशाहत है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो बादशाहत है, वो कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है इन ऑर्गेनाइजेशंस में यूएस और यूरोप की कंट्रीज जो डोमिनेंट हैं उनको मजा नहीं आएगा। तो चाइना एससीओ में लीडर बनके, और कहीं कुछ हद तक रशिया ओवरऑल एक अल्टरनेट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाना चाहता है, और ये अल्टरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यूएस और यूरोप की इंपॉर्टेंस को कम करेगा। इसलिए डेफिनेटली यहां पे एससीओ तो पसंद नहीं आएगा यूएस को और यूरोप को। इसलिए यूएस और यूरोप इसको एशियन नाटो बुलाते हैं, इसको कहीं ना कहीं एंटी नाटो बुलाते हैं। ओके। और अगर आप देखो तो जो कंट्रीज हैं एससीओ की, खासकर यहां पे अगर आप बात करो चाइना और रशिया की, तो उन्होंने कई बार वेस्टर्न एंटरप्राइजेस को, या फिर कह लो वेस्टर्न इंटरफेरेंसेस को काउंटर करने की कोशिश की। जैसे फॉर एग्जांपल जब नाटो ने ब्लैक सी के आसपास के इलाके में ज्यादा इनग्रेस किया तो रशिया ने घुस के 2014 में क्रीमिया को कब्जा लिया। जब ईरान के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने, यूएस और यूरोप ने तगड़े सैंक्शंस लगाए, तब चाइना ने $400 बिलियन की डील साइन कर ली ईरान के साथ। व्लादिमीर पुतिन
और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग आज की डेट में बहुत अच्छे दोस्त बन के बैठे हुए हैं। दोस्त क्या है, कोई पर्सनल दोस्ती हुई ना है, वो तो इंटरनेशनल रिलेशन है, ऑब्वियस सी बात है। रशिया और चाइना स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे के साथ अलाइन कर रहे हैं। तो इन सब बातों के चलते कहीं ना कहीं ये शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वेस्टर्न कंट्रीज को एक प्रॉपर फ्रंट प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया और पाकिस्तान ने एससीओ को ज्वाइन किया था एज ऑब्जर्वर्स इन 2005, फुल मेंबर्स बन गए थे 2017 में। 2014 से देखो तो इंडिया पाकिस्तान ने आपस के सारे रिश्ते तोड़ रखे हैं, ना ही कोई बातचीत होती है, ना ही कोई स्टेट विजिट होती है, टूरिज्म, ट्रेवल, ट्रेड सब बर्बाद हो रखा है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सारी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी तीनों काउंसिल की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग हो, हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हो या काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो, ठीक है। इंडिया एक्यूज करता है पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए। पाकिस्तान हर जगह पे कश्मीर कश्मीर जाके चिल्लाता है, लेकिन तब भी इंडियन और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस जो मिलिट्री और एंटी टेररिज्म एक्सरसाइजेज हैं एससीओ के एम्बिट के अंदर, उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे एससीओ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज हुई तो पाकिस्तान इंडिया दोनों ने पार्टिसिपेट किया। तो ये तो हम बात की हमने बेसिक्स ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। अब यहां पे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के आर्टिकल में व्यू पॉइंट ये दिया जा रहा है कि भाई देखिए, इंडिया की अगर आप बात करो एससीओ की मेंबरशिप के रिस्पेक्ट में, तो इंडिया डेफिनेटली अपनी रीजनल सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान देगा। पाकिस्तान के अंदर से जो टेररिज्म एमिनेट हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करेगा। चाइना के जो एग्रेशन है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, उनको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो उस रिस्पेक्ट में एससीओ के एम्बिट को ज्वाइन करना, एससीओ के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर को ज्वाइन करना, वो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। तो एससीओ को ज्वाइन करना इंडिया का की पार्ट था एज अ स्टेटेड एम्बिशन ऑन मल्टी अलाइनमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो इंडिया यहां पे बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। इंडिया ने शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया 2017 में, उसके साथ साथ 2017 में ही क्वाड को रिवाइव किया गया, जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया थे। तो बेसिकली एससीओ की मेंबरशिप भी हम ले रहे हैं, इंडिया ले रहा है, क्वाड की मेंबरशिप भी इंडिया ले रहा है। तो मतलब इंडिया एक मल्टी अलाइनमेंट की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है, और इस मल्टी अलाइनमेंट की स्ट्रेटजी के चलते यूक्रेन वॉर के इंडिया इस समय पे बिल्कुल न्यूट्रल हो रखा है। तो ओवरऑल भले हम क्वाड के मेंबर है, लेकिन हमारे साथ रशिया, हमारे रिश्ते रशिया के साथ अच्छे हैं। भले ही हम एससीओ के मेंबर है, हमारे रिश्ते वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अच्छे हैं। इस साल हम एससीओ के चेयर बने हैं। अब हम एससीओ के भी चेयर हैं, हम G20 के भी प्रेसिडेंट हैं। तो G20 में जब ज्वाइंट कम्युनिकेशन इशू किया जाएगा तो उस ज्वाइंट कम्युनिकेशन में रोड़ा डालेंगे रशिया और चाइना। तो कहीं ना कहीं एससीओ का ज्वाइंट कम्युनिकेशन ओवरऑल इंडिया फेवरेबली पुट आउट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं भले ही हम एससीओ के चेयर हैं, हम G20 के प्रेसिडेंट हैं, पर फिर भी इंटरनेशनल अलाइनमेंट लेके आ पाना, इंटरनेशनल कंसोलिडेशन लेके आ पाना मुश्किल हो जाता है। अब ऑथर यहां पे एक व्यू पॉइंट दे रहा है कि पैरेलली एससीओ की मेंबरशिप और G20 की मेंबरशिप के प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड प्लान को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने नहीं दे रही है। अगर आप देखो तो इंडिया को एससीओ ज्वाइन करने के कुछ खास फायदे हुए नहीं है व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी। आज की डेट में भी देखो तो कश्मीर सेक्टर में पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट अंदर घुस के बवाल मचाने की कोशिश करते हैं। चाइना लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर डिसएंगेजमेंट करने से मना कर रहा है, इंक्रोचमेंट की तैयारी कर रहा है, बहुत सारे लाखों सोल्जर्स को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। तो अगर हमने शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था तो सिर्फ उसकी वजह ये नहीं थी कि हम, ये पॉइंट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ये आर्टिकल में नहीं लिखा है, सिर्फ इसकी वजह ये नहीं थी कि हम ट्रेड रिलेशंस और इकोनॉमिक रिलेशंस को अच्छा कर सके। हम सिक्योरिटी फ्रंट्स पे भी कुछ अचीव करना चाहते थे, लेकिन एससीओ को ज्वाइन करके ना पाकिस्तान के साथ जो हमारी कश्मीर में लड़ाई वाली सिचुएशन है वो बंद हुई है, और ना ही ओवरऑल चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं या फिर स्टेबलाइज हो रही हैं। तो कुल मिला के एससीओ का सिक्योरिटी आउटकम पे कोई खास फायदा इंडिया को हुआ नहीं, समझ गए। दूसरा, क्वाड के साथ मेंबरशिप में इंडिया को फायदा डेफिनेटली हो रहा है। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन तो साइन कर दिया गया, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया। ये जो एससीओ की मीटिंग को चेयर किया है इंडिया ने, ये बेसिकली वर्चुअल मीटिंग हुई है। वर्चुअल मीटिंग की इंपॉर्टेंस वैसे भी कम हो जाती है। फिर इसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट भी साइन किए गए रेडिकलाइजेशन को लेके, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। ओके, यहां पे बात की जा रही थी कि इंग्लिश को एक फॉर्मल एससीओ लैंग्वेज बनाया जाए, लेकिन ये वाला जो प्रपोजल था वो यहां पे पास नहीं हो पाया। ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेके इंडिया ने एससीओ में ज्यादा कुछ किया नहीं, रीजन बीइंग कि फिर इंडिया को लगता है कि चाइना यहां पे बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा। एससीओ की चेयरपर्सनशिप इंडिया की खत्म होने वाली है और एससीओ के एम्बिट के अंदर इंडिया ने कुछ खासा अचीव किया नहीं है। समझ गए बात को। तो
कुल मिला के एससीओ की यूटिलिटी इंडिया के लिए काफी कम है। फॉर एग्जांपल, अगर अफगानिस्तान की इंटरनल अफेयर्स के अंदर या फिर कह लो अफगानिस्तान की पॉलिटी में इंडिया को इन्फ्लुएंशियल होना है तो डेफिनेटली एससीओ की मेंबरशिप इंडिया के काम की है। लेकिन ये एससीओ की मेंबरशिप इंडिया के स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स को कहीं से भी एड्रेस नहीं करती। इंडिया एससीओ का मेंबर है, उसके चलते पाकिस्तान पे प्रेशर पड़े कि हाँ भाई कश्मीर में बवाल मचाना बंद करो, चाइना के ऊपर प्रेशर पड़े कि हाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बवाल मचाना बंद करो, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स प्ले में आ गया। मतलब इंडिया ने इन्वेस्ट जरूर किया है एससीओ के मैकेनिज्म के अंदर, बट उस हिसाब के रिजल्ट हमको नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अब अगला यहां पे एससीओ ही टॉपिक है, लेकिन क्या ईरान के इंडक्शन से एससीओ में इंडिया को फायदा होगा? तो देखिए, ईरान का इंडक्शन किस हद तक एससीओ में सिग्निफिकेंट है। एससीओ का ओरिजिनल गोल था स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ओके, और कनेक्टिविटी भी एक गोल है आपका एससीओ का। अब इंडिया एक रीजनल कनेक्टिविटी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है ईरान के चाबहार पोर्ट के थ्रू। ईरान में एक टर्मिनल ऑपरेट करता है इंडिया। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ अगर इंडिया को जुड़ना है तो ईरान के थ्रू निकलना पड़ेगा। तो बेसिकली ईरान और सेंट्रल एशिया रास्ता है इंडिया का टू रशिया, ठीक है ना, इन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो अगर ईरान यहां पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है तो डेफिनेटली इट विल बी इन इंडियाज फेवर, क्योंकि उस कंटेक्स्ट में फिर हम चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल करके आराम से आईएनएसटीसी तक पहुंच सकते हो। ठीक है, जो उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शावकात मिर्जियोयेव, उन्होंने ये बोला कि जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो डबल लैंडलॉक्ड हैं। मतलब ओवरऑल कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जिनके चारों तरफ जो कंट्रीज हैं वो भी लैंडलॉक्ड है। तो उस केस में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ लैंड रूट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी ओवरऑल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईरान का आना जरूरी है। अब बात यह है कि अगर हमको चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को स्किप करना है तो हमें ओवरऑल ईरान के साथ इंगेजमेंट बढ़ाना है, और ईरान के साथ इंगेजमेंट बढ़ सकता है थ्रू ईरान मेंबरशिप ऑफ एससीओ। एक और पॉइंट है, ओवरऑल अगर ईरान यहां पे एससीओ का मेंबर बनता है तो लंबे समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो टेररिज्म निकल रहा है उससे ईरान भी अफेक्टेड रहा है, तो वो टेररिज्म ईरान के अंदर कम हो सकता है। अब ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स बताए जा रहे हैं। एससीओ के एम्बिट को ज्वाइन करके इंडिया पाकिस्तान में इंडिया के अंदर टेररिज्म का एम्बिट कम नहीं हुआ है। जो भी टेररिज्म कम हुआ है पाकिस्तान की तरफ से वो इसलिए कम हुआ क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी खुद गड़बड़ चल रही है। दे आर themselves in shambles। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई खुद ही शैम्बल में होगा तो दूसरे के ऊपर क्या ही अटैक करेगा। ठीक है, तो ये सब बातें यहां पे बताई जा रही। रशिया सीवियर सैंक्शंस के अंदर कुल मिला के अगर आप देखो तो अगर ईरान मेंबर बनता है एससीओ का तो हाँ भाई, ट्रेड लिंक्स के रिस्पेक्ट में, अफगानिस्तान की पॉलिसीज के इन्फ्लुएंस के रिस्पेक्ट में, ओवरऑल रीजनल स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स जरूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मेंबरशिप ऑफ ईरान इन एससीओ मे बी यूजफुल, मे बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया इन द लॉन्ग रन। ठीक है भाई, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ये दो आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए, एक करंट अफेयर्स का, एक एडिटोरियल का। अब अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल है भाई आपका, नो वन शुड बी डिनाइड लिमिटेड रिस्पाइट फ्रॉम अरेस्ट टू परस्यू लीगल रेमेडीज। भैया फिर से सेकेंड टाइम एक ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है रिस्पाइट देने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ को। तीस्ता सीतलवाड़ कौन है? तो जो गुजरात राइट्स हुए थे, गुजरात राइट्स के विक्टिम्स को मदद दिलाने के लिए लगातार लीगल हेल्प दे रही है तीस्ता सीतलवाड़। उनको लगातार इंडियन मीडिया में और इंडियन जुडिशरी में गुजरात वाले राइट वाले मुद्दे को तीस्ता सीतलवाड़ ने जिंदा रखा है। अब हुआ यह है कि ओवरऑल गुजरात, मतलब तीस्ता सीतलवाड़ के ऊपर ऐसा बताया जा रहा है सरकार पीछे पड़ गई है और गुजरात हाईकोर्ट इनकी बेल एप्लीकेशन को लगातार रिजेक्ट करता रहता है। अभी के लिए देखा जाए तो पिछले 9 महीने से जेल से बाहर हैं तीस्ता सीतलवाड़, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट लगातार इनकी बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर रहा है। तीस्ता सीतलवाड़ से बोल रहा है सरेंडर करो, जेल के अंदर आओ। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट तीस्ता सीतलवाड़ के डिफेंस में यहां पे उभर के आया है। ठीक है ना, क्या हुआ था कि जब गुजरात हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ओवरऑल जो बेल आपके लोग मिली है तीस्ता सीतलवाड़ को, इस बेल को कैंसिल करो, तीस्ता सीतलवाड़ को जेल में डालो, तो सुप्रीम कोर्ट में ओवरऑल एक अपील गई। सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस थे, एक जज ने बोला तीस्ता सीतलवाड़ को जेल में डालो, एक जज ने बोला मत डालो। तो उसके बाद अगर आप देखो तो एक बड़ी बेंच बनी सुप्रीम कोर्ट की। उस बड़ी बेंच ने ये बोला कि अभी के लिए गुजरात हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है कि इनकी बेल कैंसिल करो, इनको जेल में डालो, इसको हम लोग होल्ड पे रखते हैं। और उसी ऑर्डर को 19 जुलाई तक एक्सटेंड किया गया। तो 19 जुलाई तक तो अभी तीस्ता सीतलवाड़ जेल के बाहर है। तीस्ता सीतलवाड़ के पीछे सरकार क्यों पड़ी है? तो ऐसा बोला जा रहा है कि तीस्ता सीतलवाड़ वांट्स टू कीप द पॉट बॉइलिंग। मिस्टर स्मिथ सीतलवाड़ हेल्प कर रही है जाकिया जाफरी और कुछ और लोगों की 2002 पोग्राम में लीगल जस्टिस दिलाने में।
और इनके चलते एक आईपीएस ऑफिसर आरबीसी कुमार संजीव भट्ट, इनके ऊपर भी यहाँ पे इल्जाम लगा है। इल्जाम झूठा साबित हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल अलग अलग कोर्ट्स ने एक्यूज किया है इन लोगों को कि इन्होंने फैब्रिकेट किया है एविडेंस, विटनेसेस को ट्विटर किया है कि जबरदस्ती आप गुजरात प्रोग्राम में इन्वॉल्व जो लोग हैं उनको फंसाइए, कोर्ट में उनके खिलाफ केस चलाइए। अगर आप देखो तो सितंबर लास्ट ईयर में इनको इंटरिम बेल मिली थी, ओके, और उसके बाद इस इंटरिम बेल को कैंसिल करने के लिए जो पिटीशन थी वो हाई कोर्ट में पहुंची। सबसे खास बात दोस्तों ये है कि गुजरात हाई कोर्ट में 3 अगस्त से 19 सितंबर 2022 तक इनकी बेल पिटीशन पेंडिंग रही। 2 महीने से ज्यादा प्रिजन में रही। इनको कस्टडी में क्वेश्चन भी किया गया। इनकी चार्जशीट फाइल हो चुकी थी, लंबे समय कस्टडी में बिता चुकी थी, तो कहीं ना कहीं इनको बेल मिल जानी चाहिए थी, बट गुजरात हाई कोर्ट कहीं ना कहीं इनकी बेल को रोक रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के चलते इनको बेल मिली। अब 9 महीने बीत चुके हैं, गुजरात हाई कोर्ट इनकी बेल के अगेंस्ट बात कर रही है, इनको जेल में फिर से डालने के रिस्पेक्ट में बात कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट तीस्ता सोतलवाड़ के बेल कैंसिलेशन के ऑर्डर को लगातार थोड़ा डिले कर रहा है, थोड़ा कह लो पोस्टपोन कर रहा है, ताकि तीस्ता सेतलवाड़ को मौका मिल जाए अपने आप को लीगली प्रोटेक्ट करने का। तो डेफिनेटली यहां पे सुप्रीम कोर्ट तीस्ता सेतलवाड़ के प्रोटेक्शन में निकल के आ रहा है। ये तीस्ता सेतलवाड़ वाला टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है यहाँ पे, रीजन बीइंग कि यहाँ पे सरकार को एक्यूज किया जा रहा है, माइनॉरिटी वेलफेयर की बात आ जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट की बात आ जाती है, बहुत से इश्यूज यहाँ पे जुड़ जाते हैं। बट एग्जाम्स पर्सपेक्टिव में किसी आंसर में या फिर इंटरव्यू में तीस्ता सेतलवाड़ जैसे टॉपिक्स को आप अवॉइड ही करो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, ये पर्टिकुलर टॉपिक ओवरऑल पैशंस को स्टोक करते हैं, इग्नाइट करते हैं, तो बेटर रहेगा कि इनको अवॉइड ही किया जाए। खासकर एजुकेशनल थिंग में तो आप मत ही करो। आपकी अवेयरनेस के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। फिर आगे बात करते हैं, चूज अ प्लेटलेट फॉर इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी। ये हर्षा भार्गवी पंडिली जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। इनका क्या बोलना है कि भैया देखिए, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है और टेक्नोलॉजी है दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा रुक के आपको अपने मेंटरशिप कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा। मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ कि हाँ मुझे मेंटरशिप कोर्स के बारे में बताना है। तो 2024 का मेंटरशिप कोर्स चल रहा है, यूपीएससी सीएससी 2024। यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, ओवरऑल फोल्डर वाइज कंटेंट भी दिख जाएगा, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, मेंस टिटबिट्स, प्रीलिम्स टिटबिट्स। धीरे धीरे करके इसमें कंटेंट अपडेट हो रहा है। जो पर्टिकुलर कोर्स की ड्यूरेशन है वो नवंबर 2024 तक है, अभी से 1.5 साल तक के लिए वैलिड है, और उसके बाद जरूरत लगा और पब्लिक डिमांड रही तो मैं इसको आगे भी एक्सटेंड कर दूंगा। तो यू कैन ट्राई फॉर दिस कोर्स, इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली यूजफुल फॉर यू, ठीक है। आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बहुत डिटेल में यहाँ पे जो भी टॉपिक्स बच जाते हैं, करंट अफेयर्स की, स्टैटिक की, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, ये सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और जो लोग भी इस कोर्स में एनरोल करेंगे और प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, उनके लिए फ्री मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज भी होगी। तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस कोर्स अगर आपको सही लगता है तो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ पे ऑथर क्या बोल रही है? ऑथर ये बोल रही हैं कि जो इंडियन आर्टिस्ट और आर्टिसंस हैं, इनको मदद मिली है डिजिटल प्लेटफॉर्म से, टेक्नोलॉजी से, ताकि वाइडर ऑडियंसेस के पास पहुंच सकें। ये चैलेंजेस फेस करते हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, मार्केट एक्सेस, डिजिटल डिवाइड। क्या है? ओके, क्राइम भी है आर्ट में, तो आर्ट वर्ड में क्राइम होना, डिजिटल डिवाइड होना, मार्केट एक्सेस के पास एक्सेस ना होना, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ना होना, इसके चलते ओवरऑल आर्ट के वर्ल्ड में कुछ लोग वल्नरेबल रह जाते हैं। तो एक कोलैबोरेटिव मार्क मॉडल जो कि कल्चरल ऑटोनॉमी को प्रमोट करे, ये इंकरेज कर सकता है इंडिया की सॉफ्ट पावर को बाय क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स, प्रोवाइडिंग गाइडेंस, टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू इन्वेस्टर्स एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। देखिए, क्रिएटिव इकोनॉमी इज वन ऑफ द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अगर आप पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात कर लो, प्राइवेट इन्वेस्टर्स की बात कर लो, आर्ट सेक्टर की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आर्ट सेक्टर जॉब्स क्रिएशन में मदद करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करता है, टूरिज्म में मदद करता है, एक्सपोर्ट्स में मदद करता है, ओवरऑल सोसाइटल डेवलपमेंट में मदद करता है। और आर्ट सेक्टर की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को खुद यूनेस्को ने माना है। यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के अंदर इसको आप मोंडिया कल्ट भी बोलते हो, ठीक ना। ये कॉन्फ्रेंस हुई 2022 में, इसने एड्रेस किया कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मल्टीकल्चरल सोसाइटीज को। गोल क्या था? टू शेयर अ विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ कल्चरल पॉलिसीज एंड टू रीअफर्म द इंटरनेशनल कम्युनिटीज कमिटमेंट टू लेवरेजिंग कल्चर्स ट्रांसफॉर्मेटिव पावर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब अगर हम बात करें चैलेंजेस एंड स्टेटस ऑफ आर्टिस्ट की, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, ये एनेबल करते हैं आर्टिस्ट, राइटर्स, फिल्म मेकर्स, म्यूजिशियंस एंड अदर क्रिएटिव्स को टू इंगेज विद ऑडियंसेस और अपने टैलेंट को मोनेटाइज करते हैं। इंडियन आर्टिस्ट और आर्टिसंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को प्रिजर्व करने में,
कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्क को क्रिएट करने में, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जो कंटेंट वो क्रिएट कर रहे हैं अगर वो उसको ना बेच पाए, उसका मार्केट एक्सेस उनको ना मिला, तो ऑब्वियसली बात है वो काम छोड़कर कुछ और काम करने लगेंगे, तो जो उनके पास हेरिटेज के फॉर्म में ट्रेडिशनल आर्ट की स्किल्स हैं वो स्किल्स लॉस्ट हो सकती हैं। तो सरकार समय समय पे सपोर्ट देती है, कल्चरल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट देती हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए जाते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के, ठीक है ना। लेकिन हमें और एफर्ट्स चाहिए टू प्रमोट कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट एज ब्रांड्स एंड इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पे क्या बताया जा रहा है, देयर आर चैलेंजेस इन सिलेक्शन ऑफ आर्टिस्ट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस इन ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल इवेंट्स। Lack of transparency in the selection process creates inequality in representation. No systematic or rotational mechanism in place to provide the assistance, and the selection process is often random or based on subjective criteria. मतलब जब भी ओवरऑल सरकार की तरफ से आर्टिस्ट को मदद करने की बात आती है, तो आप आर्टिस्ट का सिलेक्शन कैसे करोगे, ये अपने आप में प्रॉब्लमेटिक फैक्ट हो जाता है। बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट होते हैं जो बड़े बड़े शहरों में अवेलेबल नहीं है, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में अवेलेबल नहीं है। अब चूंकि उनकी अवेलेबिलिटी दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में नहीं है, और जितनी भी एवेन्यूज और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं वो दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में है, तो उसके चलते भी आर्टिस्ट कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये सारी बातें ओवरऑल यहाँ पे की जा रही हैं, ठीक है। फिर आर्ट और कल्चर के फील्ड में कुछ क्राइम भी एग्जिस्ट करता है। तो आर्ट वर्ड में क्राइम है आर्ट थेफ्ट, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, फॉर्जरी, फ्रॉड, इलिसिट ट्रैफिकिंग। इन क्राइम्स को रोकने की जरूरत है थ्रू इंक्रीज सिक्योरिटी मेजर्स, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, पब्लिक अवेयरनेस, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर ऑथेंटिकेशन एंड ट्रैकिंग। आर्ट वर्ड में क्राइम को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि एक हेल्दी आर्ट क्रिएटिव इकोनॉमी मेंटेन कर सकें। जो आर्ट वर्क्स डिपिक्ट करती हैं, एक्सप्लोर करती हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को एज वेल एज क्रिमिनल एक्टिविटीज़ विद इन द आर्ट इंडस्ट्रीज पोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। देखिए अभी के लिए कोई इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपर्टीज या टेक्नोलॉजी नहीं है ओरिजिनल आर्ट वर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ओरिजिनल आर्ट वर्क की फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी बना के ओवरऑल महंगे दामों में ब्लैक मार्केट में इनको बेचा जाता है। तो इस प्रकार के ऑफेंसेस लॉन्ग टर्म में कल्चरल हेरिटेज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, फाइनेंशियल हार्म पहुंचा सकते हैं, लोगों का जो ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट है आर्टिस्ट पे, उसको कम कर सकते हैं। तो इंडियन आर्टिस्ट का एक्सप्लॉयटेशन, अनअकाउंटेड मनी प्रिजर्व्ड थ्रू आर्ट वर्क्स एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कल्चरल हिस्ट्री थ्रू वेरियस मीडिया नॉट ओनली कंपाउंड द इशू। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये है कि आप सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ाओ, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाओ, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाओ, एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आओ आर्ट वर्क्स की ऑथेंटिकेशन के लिए, रेगुलर ऑडिट्स कंडक्ट करवाइए आर्ट वर्क्स के लिए जो कि ट्रस्ट को एनहांस कर सके, कलेक्शंस की इंटीग्रिटी को प्रिजर्व कर सके। एक इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड होना चाहिए इनकमिंग और आउटगोइंग आर्ट वर्क्स का, फिर वेरीफाइड आइडेंटिफिकेशन मार्क। एक कोलैबोरेटिव मॉडल आप लेके आ सकते हो प्रमोट करने के लिए कल्चरल इकोनॉमी को, जो कि एक इफेक्टिव सॉल्यूशन होगा टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय क्रिएटिव इकोनॉमी एंड प्रमोट द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे दोस्तों बताई जा रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। आगे चलते हैं। स्ट्राइकिंग अ ब्लो अगेंस्ट एफर्मेटिव एक्शन इन अमेरिका। भैया एफर्मेटिव एक्शन इन अमेरिका मतलब एफर्मेशन इन अमेरिका के अगेंस्ट यहां पे बात हुई। एफर्मेटिव एक्शन क्या होता है दोस्तों? एफर्मेटिव एक्शन एक ऐसा एक्शन है जहां पे ओवरऑल जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है उसकी आप कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के थ्रू मदद करो। जैसे इंडिया के अंदर हो गया रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के अंदर ओवरऑल जो लोग हिस्टोरिकली सब्जुगेटेड रहे हैं, ओवरऑल हाई कास्ट के लोगों की पॉलिसीज के चलते उनको मदद प्रोवाइड की गई। उनको बोला गया कि हाँ भाई आपको ओवरऑल थोड़ा डिसएडवांटेज मोड में भी हम एक्स्ट्रा जॉब्स में रिजर्वेशन और कह लो पढ़ाई लिखाई में गवर्नमेंट कॉलेजेस में रिजर्वेशन देंगे। तो रिजर्वेशन इज अ सॉर्ट ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि एफर्मेटिव एक्शन क्या होता है। अब देखिए ऐसा ही एफर्मेटिव एक्शन यूएस में भी एग्जिस्ट करता है। यूएस की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, आपने सुना ही होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, हर कोई सुनता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। अब हुआ यह है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर रेस स्पेसिफिक पॉलिसीज थी एडमिशन के लिए। मतलब जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज के एडमिशन होते हैं तो वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि अलग अलग रेस के लोग को एडमिशन मिले हार्वर्ड के अंदर एक मिनिमम क्वांटिटी में। अब एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन आया है 29 जून को 2023 में, स्टूडेंट फॉर फेयर एडमिशन वर्सेस हार्वर्ड। इस पर्टिकुलर डिसीजन को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए दोस्तों। स्टूडेंट फॉर फेयर एडमिशन वर्सेस हार्वर्ड ये डिसीजन का नाम है, जजमेंट का नाम है। दिया किसने? यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट ने, स्कॉटस ने। इस पर्टिकुलर जजमेंट ने यह बोला है कि जो रेस कॉन्शियस एडमिशन पॉलिसी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो यूएस के 14th अमेंडमेंट इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज को वायलेट करती है। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने यहां पे क्या बोला? एलिमिनेटिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मींस एलिमिनेटिंग ऑल ऑफ इट। अब आप समझो,
इंडिया के अंदर रिजर्वेशन किस प्रकार से काम करता है दोस्तों। शुरू में एक डिप्रेस्ड क्लास का बंदा, एक अपर क्लास का बंदा। अपर क्लास का बंदा और डिप्रेस्ड क्लास का बंदा में हमारे यहां पे पॉलिसी क्या बनाई गई कि भाई डिप्रेस्ड क्लास का पर्सन हिस्टोरिकली इस अपर क्लास के पर्सन के सामने डिप्रेस्ड रहा है, थोड़ा पिछड़ा रहा है, इसलिए भाई जॉब्स में और पढ़ाई लिखाई के कॉलेजेस में रिजर्वेशन मिलना जरूरी है। क्योंकि अब अगर एकदम से आजादी के बाद आप डिप्रेस्ड क्लास को अपर क्लासेस के बराबर मान लोगे तो अपर क्लास वाला कॉम्पीट करके आगे निकल जाएगा, डिप्रेस्ड क्लास वाला पीछे छूट जाएगा। इसको आपने बोला एफर्मेटिव एक्शन, मतलब जो थोड़ा डिसएडवांटेज्ड है उसको आपने एक्स्ट्रा पुश दिया, एक एक्स्ट्रा सीढ़ी दी ताकि वो अपने आप को लायक बना सके आगे निकलने के। इसको आप बोलते हो एफर्मेटिव एक्शन। यूएस के अंदर चीफ जस्टिस क्या बोल रहे हैं कि कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मतलब चाहे ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो, यूएस के अंदर दोनों बराबर हैं। इस बात को भी फैक्टर नहीं किया जाएगा कि ब्लैक हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज रहे हैं, तो जो क्लास हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज रहा है उसको आप कुछ एडेड बेनिफिट्स दे दो ताकि वो एडवांटेज सेक्शन के बराबर तो आ सके। लेकिन नहीं, अब यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि रेस स्पेसिफिक अगर आप एफर्मेटिव एक्शन लेते हो तो कहीं ना कहीं आप एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हो, कहीं ना कहीं इस ब्लैक वाले तबके को आप व्हाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जबकि इंपॉर्टेंस बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। मतलब आप कह सकते हो कि एफर्मेटिव एक्शन के रिस्पेक्ट में एक रिग्रेसिव स्टांस है। अगर इस प्रकार के स्टांस को इंडिया के अंदर इन्फर किया जाए तो मतलब यह होगा कि इंडिया के अंदर आप रिजर्वेशन खत्म कर दो। इस प्रकार का कोई डिसीजन अगर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट देती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट यह रूल कर रही है कि रिजर्वेशन इंडिया के अंदर खत्म। लेकिन इंडिया के अंदर यह चीज नहीं हो सकती, यूएस के अंदर यह चीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में एफर्मेटिव एक्शन के रिस्पेक्ट में कुछ क्लियरली लिखा नहीं है और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन के रिस्पेक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। आप समझ गए बात को? तो जो हार्वर्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना है, वो ओवरऑल एफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसीज रखते थे, रेस स्पेसिफिक पॉलिसीज रखते थे, जहां पे वो इस बात को इंश्योर करते थे कि हर रेस के बंदे को एक एडमिशन मिले और जो डिसएडवांटेज बंदे हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जाए। यूएस की सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि ये अब नहीं होगा। यूएस के अंदर सब बराबर हैं, तो स्ट्रिक्टली मेरिट के बेसिस पे आपको चुनना है। अगर आप रेस के बेसिस पे किसी पर्टिकुलर बंदे को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो आप किसी दूसरे के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें क्लियर है। इंडिया में बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन है अंडर आर्टिकल 15 पढ़ाई में और अंडर आर्टिकल 16 जॉब्स में। तो क्लियर कट भारत के संविधान में ओरिजिनली जब भारत का संविधान प्ले में आ गया 1950 26 जनवरी को, तभी से रिजर्वेशन है। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट को एफर्मेटिव एक्शन के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे संविधान में ही साफ साफ लिख रखा है एफर्मेटिव एक्शन के बारे में। यहां पे एफर्मेटिव एक्शन और रिजर्वेशन एक ही चीज है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं जो समझा रहा हूं, समझ गए? तो इंडिया यूएस में बस यही फर्क है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि यूएस में एफर्मेटिव एक्शन को अनलॉफुल बोल दिया गया तो इंडिया में भी बोला जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया के संविधान में साफ साफ एफर्मेटिव एक्शन के बारे में लिखा हुआ है, रिजर्वेशन के बारे में लिखा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी आपका यूएस के संविधान में नहीं लिखा है। ठीक है? प्लस दोस्तों यूएस और इंडिया में फर्क है। यूएस आज की डेट में एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका है। उनके वहां पे पर कैपिटा इनकम, उनके जो एजुकेशनल पैरामीटर्स हैं, चाहे वो उनके माइनॉरिटीज क्यों ना हो, चाहे रेशनली डिसएडवांटेज पीपल क्यों ना हो, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इंडिया के अंदर अभी भी जो दूर दराज गांव के इलाके हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, वो बहुत हद तक डिसएडवांटेज है, उनको कुछ हद तक रिजर्वेशन की जरूरत है। जरूरी ये है कि इंडिया के अंदर जो रिजर्वेशन है ना, उसको और इक्विटेबल बनाया जाए, उसको उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो कि एक्चुअली में रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं। कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, उसका स्टेटस बढ़ गया, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ गया, आप उसके बच्चों को भी अगर आप रिजर्वेशन दोगे तो वो इक्विटेबल नहीं होगा इंडिया के अंदर। तो बेटर ये रहेगा कि इंडिया के अंदर रिजर्वेशन का बेनिफिट उन लोगों को दिया जाए जो एक्चुअली में डिजर्व कर रहे हैं। ठीक है ना? एससी एसटी कम्युनिटी के अंदर भी वो लोग जो फाइनेंशियल बेटर ऑफ हो चुके हैं, सोशली बेटर ऑफ हो चुके हैं, उन्हीं को आप बार बार रिजर्वेशन दिए चले जाओगे तो जो लॉजिक है, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था आप कह लो रिजर्वेशन का, वो डिफीट हो जाएगा। तो इंडिया और यूएस में यहां पे बहुत फर्क है, यही सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। ठीक है भाई? तो आई होप इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो जो बताया गया वो आपको समझ में आ गया है। यूएस के इस पर्टिकुलर जजमेंट के बारे में अपने नोट्स में जरूर इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। सोशल इक्वालिटी के रिस्पेक्ट में जिस पेपर 2 वल्नरेबल सेक्शंस के लिए जो पॉलिसी बनाई जा रही है, जुडिशरी का काम, इन सब में कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना भाई? अब आ जाते हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे। व्हाट आर द रिस्क ऑफ ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट? भाई आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं और दुनिया में कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसा नहीं है जो कि वॉर के खतरे को झेलने के रिस्पेक्ट में सोच के बनाया गया हो।
लेकिन अब वो अलग बात है कि ज़ैपोरिज़िया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि यूक्रेन अथॉरिटी से कंट्रोल में था, मई 2022 में वो रशियन फोर्सेस के कंट्रोल में अंदर चला गया। तब से ओवरऑल सेफ्टी फैक्टर्स को लेके इस पर्टिकुलर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की बातचीत हो रही है। ओके, एक लिथुआनिया बेस्ड एनजीओ है बेलोना नाम का, बेलोना फाउंडेशन, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है एनालाइजिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद द हॉस्टिलिटीज अराउंड ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड ऑन फैसिलिटी डिजाइन, सेफ्टी मेजर्स एंड न्यूक्लियर ज्योग्राफी। देखिए, पास्ट में अगर हम न्यूक्लियर एक्सीडेंट की बात करें तो हमें कौन सा एक्सीडेंट याद आता है? तो हमें एक्सीडेंट याद आएगा चेरनोबिल का। चेरनोबिल एक्सीडेंट वाज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एक्सीडेंट्स। तो क्या कोई चेरनोबिल जैसा एक्सीडेंट यहां पे ज़ैपोरिज़िया में भी हो सकता है? ज़ैपोरिज़िया डिनीपर नदी के किनारे है, 6 VVER-1000 रिएक्टर्स हैं, टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है 6 गीगावाट। जो रिएक्टर कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर एक रिएक्टर वेसल है, उसमें यूरेनियम डाइऑक्साइड की फ्यूल रॉड्स हैं जिनको वाटर के अंदर इंसर्ट किया गया है। प्राइमरी हीटिंग सर्किट अलग है, सेकेंडरी हीटिंग सर्किट अलग है, और ओवरऑल कंट्रोल रॉड्स भी टॉप में इंसर्ट की गई। देखिए, यहां पे पानी कूलेंट की तरह भी काम करता है, मॉडरेटर की तरह भी काम करता है। मतलब जो पानी गर्म हो रहा है उसको ठंडा कर, मतलब जो आप कह लो फ्यूल गर्म हो रहा है तो उस फ्यूल को ठंडा करने का काम भी पानी का है, और उस फ्यूल में से जो एमिशंस हो रहे हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल के, उन एमिशंस को कंट्रोल, न्यूट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करने का काम भी पानी का है। ठीक है ना? तो यहां पे मॉडरेटर और कूलेंट दोनों आपका वाटर है। ठीक है ना? कहां पे? ज़ैपोरिज़िया में। ज़ैपोरिज़िया में एक प्रेशराइजर है, उस प्रेशराइजर के अंदर पानी हायर प्रेशर पे होता है। अब जब पानी हायर प्रेशर पे है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर भी वो स्टीम में नहीं बदलेगा, तो ये पानी गर्म होके सेकेंडरी सर्किट के पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। ये स्टीम टरबाइन घुमाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये लॉजिक है। ठीक है ना? तो ये इस लॉजिक पे ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कर रहा है। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम कर रहा था? चेरनोबिल में कूलेंट और मॉडरेटर अलग था। चेरनोबिल में कूलेंट था लाइट वाटर और मॉडरेटर था न्यूक्लियर ग्रेफाइट। ठीक है ना भाई? अब देखिए, जो कूलेंट होता है वो डायरेक्टली न्यूक्लियर रॉड्स के टच में होता है, इसलिए कूलेंट रेडियो एक्टिव होता है। चेरनोबिल के डिजास्टर की एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि जो रिएक्टर था चेरनोबिल का वो ब्रीच हो गया था, और जो सुपर हॉट ग्रेफाइट थी उसने आग पकड़ ली थी, वो एयर के टच में आ गया। चेरनोबिल के अगेंस्ट अगर आप देखो तो जो ज़ैपोरिज़िया है वो चेरनोबिल से थोड़ा ज्यादा सेफ और सिक्योर है, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया के अंदर अगर आप देखो तो ये जो VVER-1000 रिएक्टर यूनिट्स हैं, उनकी जो पावर जनरेशन यूनिट्स हैं वो एक एयर टाइट चैम्बर में, प्लस ज़ैपोरिज़िया के अंदर एक वाटर ही कूलेंट है और वाटर ही यहाँ पे मॉडरेटर है। और ऑब्वियसली बात है, चेरनोबिल में वाटर और मतलब मॉडरेटर और कूलेंट अलग अलग थे। और ज़ैपोरिज़िया के केस में ये जो आपका न्यूक्लियर ग्रेफाइट था जो कि मॉडरेटर था, इसने पहले आग पकड़ी थी। ठीक है ना? जबकि यहां पे ज़ैपोरिज़िया के केस में कूलेंट और मॉडरेटर दोनों ही वाटर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ैपोरिज़िया में अटैक नहीं हो सकता है, ज़ैपोरिज़िया में कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल एक्सीडेंट हो सकता है। जो सेंट्रलाइज्ड पावर जनरेटिंग यूनिट है, जो रिएक्टर है ज़ैपोरिज़िया का, इस ज़ैपोरिज़िया में कोई बम या प्रोजेक्टाइल एक लग जाती है किसी प्रकार से, ये पर्टिकुलर जो आप कह लो रिएक्टर यूनिट है ज़ैपोरिज़िया की, अगर इसमें एक ब्रीच हो जाता है तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। क्योंकि समझिए, प्रिंसिपल डेंजर यहां पे क्या है? जो प्राइमरी सर्किट वाटर है, जहां पे आपका ओवरऑल पानी, कूलेंट और मॉडरेटर दोनों तरह की काम कर रहा है, अगर उसमें कोई लीक होता है तो होगा ये कि जो वाटर है ये डीप्रेशराइज हो जाएगा। अभी वो हाई प्रेशर पे, समझिए इस पर्टिकुलर रिएक्टर असेंबली के अंदर वाटर हाई प्रेशर पे, ठीक है ना, इसलिए वो इवेपोरेट नहीं हो रहा है, एयर नहीं बन रहा है। ठीक है ना? अगर ये पर्टिकुलर रिएक्टर ब्रीच होता है तो डीप्रेशराइजेशन हो जाएगा उसका, जो हाई प्रेशर मेंटेन करके रखा गया है प्राइमरी सर्किट में वो हाई प्रेशर चला जाएगा। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होगा ये हवा में बदल जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और इसके साथ साथ कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल भी इसके साथ इवेपोरेट हो जाएगा। अब यहां पे होगा ये कि आइसोटॉप आयोडीन 131 हवा में पहुंच जाएगा और विंड्स के थ्रू डिस्पर्स हो जाएगा। और ये जो आयोडीन 131 है ये क्या कॉज करेगा? ये भाई थायराइड ग्लैंड को तबाह कर देगा, डैमेज कर देगा आपके थायराइड ग्लैंड को, थायराइड कैंसर हो जाएगा। इसकी 8 दिन की हाफ लाइफ होती है, तो 8 दिन के अंदर लाखों करोड़ों लोगों को अफेक्ट कर सकता है ये आयोडीन 131 अगर प्राइमरी सर्किट ब्रीच हो जाता है तो। उसके साथ अगर प्राइमरी सर्किट ब्रीच होता है, डीप्रेशराइजेशन होता है, तो सीजियम 137 भी एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा, जिसकी हाफ लाइफ होती है 30 साल की। ओके, अगर आप देखो तो ये जो सीजियम 137 है, इट वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेमिनेटिंग मच ऑफ द चेरनोबिल सराउंडिंग आफ्टर द एक्सीडेंट।
तो बेसिकली सीजियम 137 ने तरखाट मचाया था चेर्नोबिल में, और सीजियम 137 यहां पे भी तरखाट मचा सकता है ज़ेपोरिज़िया में। प्लस ओवरऑल जब ये सीजियम 137 या आयोडीन 131 हवा में रिलीज होगा तो ये किस हद तक आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वेदर कैसा है, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन क्या है विंड की। ओके भाई, जैसा चेर्नोबिल में हुआ था कि जो एमिशंस थे वो धीरे धीरे करके हो रहे थे, ओवर ऑफ वीक एमिशंस हो रहे थे, अगर ज़ेपोरिज़िया में एमिशंस हुआ तो एक झटके में होगा, एक झटके में ब्लास्ट होगा, एक झटके में सारा का सारा न्यूक्लियर मटेरियल बाहर पहुंच जाएगा, जो कि मैक्सिमम 100 किलोमीटर के इलाके में फैलेगा। लेकिन चेर्नोबिल में क्या हुआ था कि वो 100 किलोमीटर से बड़े रेडियस में फैल गया था, रीजन बीइंग ओवरऑल धीरे धीरे करके लीक हो रहा था। अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए किया क्या जा सकता है? अगर सारे रिएक्टर्स आप शट डाउन कर दो ज़ेपोरिज़िया के, तो आयोडीन 131 कह लीजिए कि खत्म हो जाएगा कुछ महीनों में। कुछ महीनों के लिए भी अगर आप ओवरऑल सारे रिएक्टर्स को स्टॉप डाउन कर देते हो तो आयोडीन 131 उसकी हाफ लाइफ 8 दिन की होती है, पूरा का पूरा डीके हो जाएगा। तो ओवरऑल एक एक्सीडेंट के समय पे थायराइड ग्लैंड को जो खतरा है वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ ऑब्वियस ही बात है सीजियम 137 वाला खतरा रहेगा, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ होती है 30 ईयर्स की। अब अभी के लिए देखो अगर आप, तो सितंबर 2022 को 6 रिएक्टर शटडाउन किए जा चुके हैं, लेकिन जो प्राइमरी सर्किट है उसमें टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया गया ताकि इतनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके जो आसपास के टाउन एनरजोडार को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे। तो लिमिटेड बेसिस पे ज़ेपोरिज़िया प्लांट अभी भी ऑपरेट कर रहा है। तो कल की डेट में इस पर कुछ अटैक होता है या कुछ ब्रीच होता है तो डेफिनेटली आसपास के इलाकों में न्यूक्लियर कंटेमिनेशन का खतरा बना रहेगा। प्लस यहाँ पे इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने वाले जो 3000 लोग हैं वो काम छोड़ना चाहते हैं। पहले वो यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ के अंदर थे, अब वो रशियन अथॉरिटीज़ के अंदर आ चुके हैं, तो वो चाहते नहीं रशियन अथॉरिटीज़ के अंदर चलना, तो वो काम छोड़ना चाहते हैं। वो अपने आप में एक अलग चीज़ है, तो उनसे ज़बरदस्ती काम चलाया जा रहा है। तो दिस थिंग इज़ गोइंग ऑन। आगे आ जाते हैं, कैबिनेट गिव्स नोट्स टू डाटा प्रोटेक्शन बिल। देखिए मॉनसून सेशन में ओवरऑल डाटा प्रोटेक्शन बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस डाटा प्रोटेक्शन बिल में आरटीआई एक्ट 2005 को भी अमेंड किया जा रहा है। हल्का फुल्का जानकारी देखते हैं। यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को डाटा प्रोटेक्शन बिल को क्लियर कर दिया। ठीक है भाई, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बोला। तो यहां पे क्या पेव किया गया है वो कि भाई पार्लियामेंट मॉनसून सेशन में अब इस डाटा प्रोटेक्शन बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। डाटा प्रोटेक्शन बिल की अगर आप बात करो दोस्तों, तो इसको इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल के साथ भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल और डाटा प्रोटेक्शन बिल ये दोनों ही मॉनसून सेक्शन में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। डाटा प्रोटेक्शन बिल पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करने की बात करता है और टेलीकॉम बिल टेलीग्राफ एक्ट को अमेंड करने की बात करता है। टेलीग्राफ एक्ट लीगल फ्रेमवर्क फॉर टेलीकॉम फर्म्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को अफेक्ट करता है। तो जो डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन है, ठीक है ना, इट स्पेसिफाइज नॉर्म्स ऑन मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल डाटा ऑफ इंडियन रेजिडेंट्स एंड रिक्वायर्स एक्सप्लिसिट कंसेंट फ्रॉम पीपल हुज डाटा इज कलेक्टेड एंड यूज्ड। तो भैया पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल एक इंडिविजुअल के डाटा को प्रोटेक्ट करता है। तो इंडिविजुअल के डाटा को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाएगा, कहां पे डाटा प्रोटेक्ट हो सकता है, कहां पे एग्जेम्पशन दिए जाएंगे डाटा कलेक्शन एजेंसीज को, ये सब यहां पे डिटेल में लिखा हुआ है। अब 20,000 लोगों ने अपने कमेंट सबमिट किए हैं डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेके, लेकिन प्रिलिमिनरी एस्टिमेट से ये पता चल रहा है और गवर्नमेंटल रिकॉर्ड से ये पता चल रहा है, अनाउंसमेंट से, कि ज्यादा फर्क नहीं होगा ओरिजिनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में और उस बिल में जिसको पार्लियामेंट के अंदर प्लेस किया जाएगा। तो भले ही ड्राफ्ट बिल को सर्कुलेट किया गया पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, लेकिन फाइनल बिल में बहुत ज्यादा फर्क होने वाले हैं नहीं। प्लस ये जो 20,000 कमेंट सबमिट हुए हैं, क्या कमेंट्स दिए हैं अलग अलग इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट बॉडीज ने, इसके बारे में भी जानकारी पब्लिक नहीं की जाएगी। तो ये जो बिल है ये अलाउ करता है ले पर्सन्स को टू कंप्लेन टू अ डाटा। हाँ, क्या क्या किया जा रहा है यहाँ पे, एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड देखिए यहाँ पे बनाया गया है। इस डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के अंदर आप कह लो कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लगता है कि भाई उनके राइट्स वायलेट हुए हैं तो वो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को कंप्लेन कर सकते हैं। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड में टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे, वो टेक्निकल एक्सपर्ट इस बात को पेरूज करेंगे कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डाटा ब्रीच हुआ है क्या, और अगर सच में उसको ब्रीच हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक एक्शंस लिए जाएंगे। डाटा प्रोटेक्शन बिल और टेलीकॉम बिल्स, देखिए इसमें किस हद तक कंसल्टेशन प्रोसेस को फॉलो किया गया, क्योंकि टेलीकॉम बिल तो पिछले साल ही फ्लोट कर दिया गया था, पिछले साल से इसको लेके कमेंट्स आ रहे हैं। फिर डाटा प्रोटेक्शन बिल ये बता रहा है कि किस प्रकार से एंटिटीज पर्सनल डाटा को कलेक्ट कर सकती हैं, किस प्रकार से उसको स्टोर कर सकती हैं, किस प्रकार से इंश्योर किया जाएगा कोई ब्रीच ना हो, और अगर ब्रीच हो जाता तो किस प्रकार से पेनाल्टी वगैरह मानी जाएगी, इसको बताया गया है। तो ये कुछ हद तक इस डाटा प्रोटेक्शन बिल को ऑन लाइन्स ऑफ EU जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लॉ लेके आया गया, लेकिन ये उतना होलिस्टिक नहीं है। जो यूरोपियन यूनियन का जनरल डाटा प्रोटेक्शन लॉ है उसमें 23 इंस्टेंसेस बताए गए हैं जहां पे डाटा को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि एक्सीडेंट, नेचुरल डिजास्टर्स के समय पे प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो
उसी प्रकार से यहाँ पे फील्ड्स बहुत ज़्यादा इस बार के डाटा प्रोटेक्शन लॉ में आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं, लेकिन सरकार का ये बोलना है कि अगर आप ईयू के लॉ की बात करो तो ईयू के लॉ को, जनरल डाटा प्रोटेक्शन लॉ को इवॉल्व होने में 10 से 12 साल लग गए। तो कहीं ना कहीं इंडिया का लॉ भी धीरे धीरे इवॉल्व होगा। एक बार इंडिया का लॉ प्ले में आएगा तो धीरे धीरे करके आगे उसके बारे में और बातचीत होगी। तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये इंडियन लॉ इवॉल्व होगा, ठीक है ना भाई। फिर यहां पे ये बताया जा रहा है कि अगर ओवरऑल डाटा प्रोटेक्शन ब्रीचेस होते हैं तो यहां पे पेनाल्टी कितनी तक की मारी जा सकती है? 250 करोड़ रुपए तक की पेनाल्टी मारी जा सकती है एक डाटा ब्रीच पे। और अगर बार बार डाटा ब्रीच कर रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फर्म, तो 500 करोड़ तक की पेनाल्टी मारी जा सकती है। कि इंडिविजुअल पे 10,000 रुपए से लेके 500 करोड़ तक की पेनाल्टी मारी जा सकती है डाटा ब्रीच को लेके। और आरटीआई एक्ट में भी यहां पे कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, ठीक है ना। अब ओवरऑल डाटा प्रोटेक्शन बिल के आने से आरटीआई 2005 के अंदर आप किसी पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिशियल की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं पूछ सकते। तो डीपी, ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल ने आरटीआई 2005 को अमेंड करके ये बोला है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अब पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर किसी पब्लिक ऑफिशियल की इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है थ्रू आरटीआई एक्ट तो वो नहीं है। कोई इंडिविजुअल अपनी खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगना चाहता है तो वो आरटीआई एक्ट के थ्रू जरूर मांग सकता है, लेकिन अब आरटीआई एक्ट के अंदर पर्सनल डाटा शेयर नहीं किया जा सकता एक थर्ड पार्टी। तो कई बार होता है ना कि पर्सनल डाटा के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, तो ड्राफ्ट पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल ये बोल रहा है कि आरटीआई एक्ट के अंदर पर्सनल डाटा सब नहीं मांगे जा सकते। खासकर ओवरऑल जो गवर्नमेंटल एम्प्लॉयज वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो डिसीजंस ले रहे हैं उसका डाटा ओवरऑल या उसकी इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं मांगी जा सकती। इन सब चीजों को, इन सब पॉइंट्स के बारे में दोस्तों मैं आगे और बात करूंगा। देखिए, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल इज सच अ पॉलिसी एक्शन जिसके बारे में आगे बहुत बात आने वाली है। पार्लियामेंट में जब ये इनेबल होगा, इसके ऊपर इतना अपोजिशन आएगा, इतने एडिटोरियल आएंगे, तो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल अब आगे आने वाले कुछ दिनों में नॉर्म बनने वाला एडिटोरियल का, इसके बारे में अक्सर कर बातचीत होगी, ठीक है। फिर भाई एक और न्यूज है, ब्लैक ग्रेन इनिशिएटिव, यहां पे इसकी डेडलाइन आ रही है 17 जुलाई को। ओके, क्या है ब्लैक ग्रेन सी इनिशिएटिव, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। अब यहां पे जो यूक्रेन में जो मतलब यूएस इन्वॉय टू यूक्रेन, मतलब यूक्रेन के अंदर जो यूएस की इन्वॉय है, उन्होंने इंडिया को अपील किया है कि भाई आप रशिया को इन्फ्लुएंस करिए, रशिया को कन्विंस करिए कि ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को एक एक्सटेंशन दिया जाए। क्या है, ब्लैक सी बहुत हद तक वॉर से अफेक्टेड है, तो ब्लैक सी में यूक्रेन का भी पोर्ट आता है, रशिया का भी पोर्ट आता है। अब यूक्रेन रशिया के फूड, फर्टिलाइजर यहां से ब्लैक सी से निकलते हैं और इस्तांबुल के पास से होते हुए बॉस्फोरस स्ट्रेट से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि पिछले साल तो टर्की ने मीडिएशन करा के इस ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को साइन करवा दिया, ओके। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जुलाई 17 को यह ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव लैप्स करने वाला है और रशिया इसको एक्सटेंड करने के मूड में है नहीं। रशिया का बोलना है कि इस ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से सिर्फ यूक्रेन को फायदा हो रहा है, रशिया को ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है। रशिया के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो अपने फूड और फर्टिलाइजर को दुनिया भर को बेचे भी तो उनको पेमेंट बड़ी मुश्किल से मिल पाती है, समझ के बात को। तो इन सारे पॉइंट्स के चलते रशिया ये बोल रहा है कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का फायदा केवल यूक्रेन को हुआ है, क्योंकि यूक्रेन का जो व्हीट है और यूक्रेन की जो सप्लाईज है वो तो पूरी दुनिया में पहुंच रही है, लेकिन रशिया की सप्लाईज को आपने बंद कर दिया सैंक्शंस लगा के। तो अब हम ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो यूक्रेन को थोड़ी टेंशन हो गई है। तो जो ब्रिजिट ब्रिंक है यहाँ पे, जो कि यूएस एम्बेसडर हैं टू यूक्रेन, ये इंडिया को बोल रही हैं कि आप अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके रशिया को समझाइए कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को और एक्सटेंड करें। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव इज एन ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव। रशिया बोल रहा है कि क्या ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव, तुम हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा के यूक्रेन की मदद कर रहे हो, 10 तरीके के उनको हथियार सप्लाई कर रहे हो, फिर हमारे ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन डाल रहे हो कि यूक्रेन के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करो, हम नहीं करेंगे। लेट्स सी आगे क्या निकल के आता है। चंद्रयान 3 इंटीग्रेटेड विद लॉन्च व्हीकल LVM-3। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला, इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट भी रिसेंटली अपलोड किया था। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्लान कर रहा है चंद्रयान 3 मून मिशन को, इसने इंटीग्रेट कर दिया है इस पर्टिकुलर चंद्रयान मिशन को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से। LMV-3 पे ही लॉन्च किया जाएगा ये चंद्रयान मिशन सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। अब इसकी लॉन्च डेट अभी के लिए तो एग्जैक्टली नहीं बताई गई, लेकिन लॉन्च विंडो छोटी है, 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में लॉन्च करना पड़ेगा अगर आपको चंद्रयान 3 को लॉन्च करना है तो। चंद्रयान 2 के फेल्योर के बाद चंद्रयान 3 यहां पे फिर से लॉन्च किया जा रहा है। जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, इसको मून की धरती तक पहुंचाने की यहां पे
कोशिश है। तो एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन सेफ लैंडिंग एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस, इसमें एक इंडिजीनियस लैंडर होगा LM, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा PM और एक रोवर होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर इंटरप्लैनेटरी मिशंस। तो ये जो लैंडर है इसके पास कैपेबिलिटी होगी सॉफ्ट लैंड करने की मून की सरफेस पे, फिर ये रोवर को डिप्लॉय करेगा, वो रोवर मून की सरफेस पे इन सीटू केमिकल एनालिसिस करेगा अपनी मोबिलिटी के दौरान। इस लैंडर और रोवर पे बहुत सारे साइंटिफिक पेलोड्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, वो इंफॉर्मेशन प्रोपल्शन मॉड्यूल के पास भेजेंगे और वो प्रोपल्शन मॉड्यूल इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जो इसरो के साइंटिस्ट बैठे हैं अर्थ पे उनको भेजेगा। तो ये जो बेसिकली प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये लैंडर मॉड्यूल को 100 किलोमीटर की सर्कुलर पोलर ऑर्बिट में लेके जाएगा मून की, और फिर वहां से इस पर्टिकुलर रोवर को और लैंडर मॉड्यूल को डिप्लॉय किया जाएगा। लेट्स सी इस बार इसरो इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में सक्सेसफुल होता है क्या। और फिर अगला, अ ग्लोबल रुपी में रेज वोलेटिलिटी। रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन की कोशिश हो रही है। देखिए रिजर्व करेंसी, रुपी को रिजर्व करेंसी बनाने की कोशिश की जाए। आज की डेट में सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी कौन है? यूएस डॉलर। यूएस डॉलर इज द बिगेस्ट रिजर्व करेंसी। तो दुनिया भर में कहीं ट्रेड हो रहा है तो यूएस डॉलर पे हो रहा है। तो इंडिया भी रुपी को रिजर्व करेंसी बनाने की कोशिश की जा रही है, मतलब इंडिया की रुपी का इस्तेमाल केवल इंडिया के अंदर ना हो, बाहर भी हो। लेकिन अब प्रॉब्लम है, अगर आप इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करते हो तो ओवरऑल आप अपनी डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से रुपी की सप्लाई को मेंटेन नहीं कर पाओगे। आप एक प्रकार के ट्रिफिन डिलेमा में फंस जाओगे। ट्रिफिन डिलेमा क्या होता है? देखिए आज की डेट में यूएस डॉलर एक इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है, लेकिन उसके चलते बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आती है यूएस में हर साल। दुनिया भर की कंट्रीज के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन किए जाते हैं। अब इन फॉरेक्स रिजर्व्स में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या माना जाता है? यूएस डॉलर्स। तो यूएस डॉलर्स किसने इशू किए हैं? यूएस की सरकार ने इशू किए। अब अगर यूएस की सरकार एक लिमिट से ज्यादा यूएस डॉलर इशू कर रही है और वो यूएस डॉलर देश के बाहर जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं आरबीआई के कॉफर्स में पहुंचता है, चाइना की सेंट्रल बैंक के कॉफर्स में पहुंचता है, यूरोपियन कंट्रीज के कॉफर्स में पहुंचता है। तो होता यह है कि यूएस से एक लिमिट से ज्यादा पैसा बाहर चला जाता है। तो कहीं ना कहीं यूएस को बैलेंस ऑफ पेमेंट में ट्रेड डेफिसिट झेलना पड़ता है, क्योंकि आप समझिए डॉलर का इस्तेमाल हो रहा है एज अ रिजर्व करेंसी पूरी दुनिया में ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए। वो डॉलर कहां से निकल के जा रहा है? यूएस से निकल के जा रहा है। यूएस से निकल के कहां जा रहा है? बाहर जा रहा है। अब इंपोर्ट्स में दोस्तों क्या होता है, अगर इंडिया कोई चीज इंपोर्ट करता है तो हम डॉलर्स में पेमेंट करते हैं, उसको बाहर भेजते हैं, तो ये हमारे लिए मुसीबत है। तो यूएस अगर अपने डॉलर्स को देश के बाहर भेज रहा है तो कहीं ना कहीं वो किसी सर्विस को इंपोर्ट कर रहा होगा तो डॉलर बाहर भेज रहा होगा। तो अगर वो डॉलर बहुत ज्यादा बाहर भेज रहा है जिसके चलते बाकी कंट्रीज के फॉरेक्स रिजर्व बने हुए हैं तो वो इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, उस इंपोर्ट के चलते यूएस की बनती है ट्रेड डेफिसिट। तो डेफिनेटली यूएस डॉलर आज की डेट में एक रिजर्व करेंसी है और यूएस डॉलर का बहुत ज्यादा इंटरनेशनलाइजेशन हो रखा है, लेकिन उसके चलते बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाती है यूएस के अंदर। यूएस हमेशा एक ट्रेड डेफिसिट को मीट करता है। तो भले ही यूएस डॉलर दुनिया भर में इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन उसके चलते एक ट्रेड डेफिसिट भी यूएस को झेलनी पड़ती है। तो यही रुपये के साथ होगा। एक यहां पे अगर आप देखो तो इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप बना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसका ये बोलना है कि अगर आप रुपये का इंटरनेशनलाइजेशन करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इंडिया के अंदर उसके चलते ट्रेड डेफिसिट आ सकती है। रीजन बीइंग कि कल की डेट में अगर महंगाई आती है, इन्फ्लेशन आता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप रुपये की सप्लाई को कम करने की कोशिश करो तो आपके पास उस चीज का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि रुपये उस समय पे एक रिजर्व करेंसी होगी। दुनिया भर के ट्रांजैक्शंस के लिए रुपये का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। तो फिर उस समय पे आरबीआई की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रुपये को मार्केट में पहुंचाया जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है। हालांकि इस इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप ने यह भी बोला है कि रुपये के इंटरनेशनलाइजेशन से फायदे भी बहुत हैं। लिमिटेड एक्सचेंज रेट रिस्क होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स का एक्सेस मिलेगा, हमारी फॉरेक्स रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये जो बेनिफिट्स हैं वो नुकसान को फार आउटवे करते हैं, मतलब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपये को प्रमोट करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं लेक्चर खत्म करता हूँ। 2 साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स और हैं, उनको एक्सेस करने के लिए आप मेरा मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रकार के टॉपिक्स में मजा आ रहा हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। मेरी वेबसाइट harshitdwedi.com रेफर कर सकते हैं और ओवरऑल मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे।